दोस्तों, सुबह की हल्की धुंध और ट्रैफिक की हलचल के बीच सड़क के किनारे खड़ी रीना सिंह ऑटो का इंतजार कर रही थी। लाल रंग की साड़ी में वो बिल्कुल साधारण दिखाई दे रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सामने खड़ी महिला रामपुर की आईपीएस अधिकारी है। कुछ ही देर बाद एक काली रंग की जीप तेजी से आई और साइड में रुक गई। उसमें से निकला इंस्पेक्टर विजय मिश्रा, जिसकी उम्र करीब 40 साल थी। वो डीएसपी का खास आदमी था, जिसकी शक्ल सूरत में घमंड झलकता था। जैसे ही वो जीप से उतरकर बाहर आया, उसने मुस्कुराकर रीना से कहा, चलोगी क्या? उसकी आवाज में मस्ती भी थी और घुमावदार तानों का असर भी। रीना के भीतर गुस्सा उठ खड़ा हुआ, पर उसने चेहरे पर कड़वी सख्ती रखी और बिना जवाब दिए खड़ी रही। इंस्पेक्टर विजय हंसते हुए और करीब आकर बोला, अरे मैडम, इतना मुंह क्यों घुमा रखा है? अपने आशिक से क्या शर्माती हो? एक बार तो देख लो। तुम्हें देखे बगैर मेरी सुबह नहीं होती। आज चलो कहीं घूम आते हैं। वो बोलते हुए ऐसे अदा कर रहा था जैसे रीना को पहले से जानता हो, जबकि उनका आपसी कोई रिश्ता था ही नहीं। उसकी बातें बेवकूफाना और उबाऊ थी। वो स्पष्ट तौर पर छेड़खानी कर रहा था। रीना ने ठंडे लहजे में कहा, आपको कोई अधिकार नहीं कि आप किसी अनजान लड़की से ऐसे बात करें। पर विजय को यह सब मजाक सा लगा। उसने ताव देकर आगे बढ़ने की कोशिश की और जब रीना ने मुंह फेर लिया तो वो हंसते हुए बोला, अरे शर्माने की क्या बात, मैं तो बस मजाक कर रहा था। थोड़ी मस्ती कर लो। तुम्हारी खूबसूरती पर मैं फिदा हूँ, अब मना मत करो। हद तब छूगी जब उसने अपना हाथ बढ़ाकर रीना को अपनी ओर खींचने की नौबत आ गई। रीना ने झट से उसका हाथ छुड़ा लिया और सख्ती से कहा, यहाँ बीच सड़क पर लड़की को छेड़ रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ अब नहीं है क्या? उसकी आवाज में क्रोध था, पर शब्द साफ और नियंत्रित थे। यहाँ से हट जाओ, वरना मैं वो हाल कर दूंगी कि तुम आगे कभी किसी लड़की को छूने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। विजय ने अहंकार भरी हंसी के साथ पलटा और ठहाका लगाते हुए कहा, अच्छा, तू मुझे मार देगी? मार के दिखा तो सही, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम्हारे हाथों मार पड़ना मेरे लिए अब नया रोमांच होगा। आराम से आ जाओ, ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, समझी? तुम्हारे बिना कहीं जाना मेरे बस की बात नहीं। रीना ने उसकी आंखों में ठंडी नजर डालकर कहा, तुम्हारी धमकियों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी की संपत्ति नहीं कि तुम बस मालिक बनकर मुझ पर हक जताओ। अब बस यहाँ से हट जाओ। रीना की बातों ने जैसे किसी अंगारे को हवा दे दी हो। इंस्पेक्टर का घमंड पल भर में आग में बदल गया। उसने तेज स्वर में चिल्लाते हुए रीना के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बहुत बकवास कर रही है बड़ी देर से, अब समझ में आएगा तुझको कि मैं कौन हूँ। रीना का चेहरा ठिठक सा गया, पर उसकी आंखों में क्रोध की आग पहले से भी तेज जल उठी। विजय ने बेसुरी आवाज में कहा, इतना प्यार से बोल रहा हूँ और तू कुछ समझती नहीं? तू खुद को क्या समझती है? मैंने कहा है कि मैं तुम्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। क्या तू नहीं जानती कि पूरा रामपुर मेरा नाम जानता है? मैं इंस्पेक्टर विजय मिश्रा हूँ, जिसे डीएसपी साहब का संरक्षण प्राप्त है। जो मैं कहूँगा वही होगा। यहाँ मेरा राज्य चलता है। ज्यादा नौटंकी मत कर, चल मेरे साथ, वरना 2 और थप्पड़ पड़ेंगे, समझी? रीना के लिए अब बात साफ थी। ये इंस्पेक्टर सत्ता के घमंड में पला बढ़ा था और इसलिए अपनी सीमाएं भूल चुका था। पर उसके चेहरे की लालिमा अब भाई की नहीं, असली गुस्से की थी। वो सख्ती से बोली, तुझे लगता है तुझमें इतना अधिकार है? तेरा डीएसपी कोई भी हो, कानून सबके लिए एक जैसा है। तुम किसी भी हाल में किसी महिला को ऐसा अपमानित नहीं कर सकते। पर विजय की अकड़ बढ़ती गई। उसने फिर से हमला करने की नीयत दिखाई। तभी रीना ने झट से उसका हाथ पकड़ा और इतना जोर से झटका दिया कि वो संतुलन खो बैठा। विजय चिल्लाया, तो मुझे मारेगी? मेरा नाम याद रख। लेकिन रीना कोई आम लड़की नहीं थी। उसने इंस्पेक्टर विजय को जमीन पर गिरा दिया। भीड़ में खड़े लोग चौंक उठे। कुछ ने मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कुछ ने बीच बचाव के लिए आने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि मामला पुलिस का है। विजय, जो अभी तक अपनी अकड़ डीएच में डूबा था, अचानक से डर के मारे कांप उठा। उसने मनी मन सोचा कि अब डीएसपी साहब को बुलाना ही पड़ेगा। घबराहट में उसने चिल्लाया, रुक, तुझे अभी बताता हूँ। मैं अपने डीएसपी साहब को बुलाता हूँ। वे आएंगे और तुझे सबक सिखाएंगे। तूने मेरी बेइज्जती की है, तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। और वो तेजी से अपने फोन में नंबर डायल करने लगा। रीना ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, बुला लो, पर जान लो, अगर तुम्हारे डीएसपी साहब ने भी मेरे साथ किसी तरह की गलत हरकत की तो कानून के आगे सब बराबर हैं। कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सलाखों के पीछे जाएगा। और यही मेरा निर्णय है। कुछ ही देर में एक कार मौके पर आई और कार से करीब 50 साल का आदमी उतरा। चेहरा परिचित, कदकाठी में प्रभावशाली। वो विकास राय, रामपुर का डीएसपी था। उसने भीड़ में कदम रखते ही मुस्कान भरी नकली अदब के साथ रीना की तरफ सलाम ठोकते हुए कहा, अच्छा, आप यहाँ? क्या मामला है मैडम? उसकी आवाज में खास आदमी को बचाने का घमंड झलक रहा था, पर चेहरे पर दबे हुए रोष का संकेत भी साफ था। उसकी नजर एकाएक विजय पर पड़ी। वो तेजी से विजय के पास गया और उसके हाल को देखकर चौंक उठा। विजय ने गुस्से में कहा, साहब, इस लड़की ने मुझे मारा, देखो मेरा क्या हाल कर दिया। इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। विकास राय का रंग बदल गया। उसने रीना की ओर देखते हुए कहा,
मैडम, आपने मेरे इंस्पेक्टर को इस तरह। भीड़ में एक सन्नाटा छा गया। लोग फुसफुसाने लगे कि मामला बड़ा होने वाला है। एक तरफ एक आईपीएस अफसर, दूसरी तरफ डीएसपी का खास आदमी। रीना ने गर्दन सीधी कर ली और शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे आपके इंस्पेक्टर की परवरिश की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं। उसने जो किया वो सार्वजनिक जगह पर हुआ। मैंने केवल आत्मरक्षा की। अगर वे चाहें तो शिकायत दर्ज कराएं, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन समझ लें, किसी भी तरह की गुंडागर्दी का जवाब मैं कानून के मुताबिक कर दूंगी। आप चाहें तो शिकायत दर्ज कराइए, पर याद रखें, कानून का कानून ही चलेगा। विजय की बेईमानी और हाथ उठाने के बाद जो माहौल बन गया था वो अब और भी गंभीर रूप ले चुका था। विकास राय के स्वर में पहले से कठोरता थी, पर जब रीना ने तेज आवाज में कहा कि पहले अपने इंस्पेक्टर की हरकत सुनिए, फिर फैसला कीजिए, उसने जोर देकर कहा कि उसने आत्मरक्षा की और सार्वजनिक जगह पर हुई अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। विकास राय ने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की कोशिश की। कहा, सॉरी मैडम, मैं अपने इंस्पेक्टर की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे पूरा मामला पता नहीं है। पर रीना ने शांत पर अटल लहजे में कहा, माफ़ी? अगर आपके इंस्पेक्टर ने गलत किया है तो माफ़ी ही काफ़ी नहीं होगी। कानून के अनुसार कार्यवाही होगी। किसी के पद से बड़े होकर कोई भी व्यक्ति किसी महिला से इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। भीड़ में खामोशी फैल गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि आखिर एक पावरफुल आदमी और कानून की ताकत के बीच कैसे टकराव होगा। इंस्पेक्टर विजय खड़ा देखकर भी असहज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके डीएसपी साहब इस सार्वजनिक दबाव के आगे क्यों झुक रहे हैं। गर्व का घमंड उसके अंदर कमजोर पड़ता जा रहा था। वो पहले जितना अड़ियल नहीं दिखा पा रहा था। रीना ने तुरंत आइडेंटिफिकेशन करवाकर मोबाइल रिकॉर्डिंग और आसपास के गवाहों के बयान भी सुरक्षित करा लिए। कई लोगों ने मोबाइल निकाला और घटना रिकॉर्ड कर चुकी थी। उसने फिर विजय को अपने साथ थाने ले जाने के निर्देश दिए। सब इंस्पेक्टर राहुल गुप्ता को तुरंत फोन करके बुलाया गया। राहुल शीघ्र ही 2-3 हवलदारों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया, गवाहों के बयानों को नोट किया और विजय को थाने ले जाने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की। थाने में पहुंचते ही रीना ने खुद मामले की प्रारंभिक जांच में हाथ लगाया। उसने संयम और पेशेवर कड़ी डीड डिढ़ाई के साथ गवाहों से पूछताछ करवाई। मोबाइल फुटेज और आसपास के सीसीटीवी के रिकॉर्ड देखे जाने के लिए निर्देश दिए गए। जांच में जो तथ्य सामने आए वे चिंताजनक थे। कई लड़कियों ने बताया कि विजय अक्सर सार्वजनिक जगहों पर घूरता, अहित टिप्पणी करता और कई बार जबरन छेड़खानी की कोशिश करता। कई लड़कियां डर के मारे पहले कभी थाने नहीं आती। वे प्रतिष्ठित पद के डीएसपी की ताकत और बदनामी के डर से मुंह बंद रखती रहीं। रीना ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया। उसने तुरंत एक लिखित रिपोर्ट तैयार करवाई, गवाही, रिकॉर्डिंग और प्राथमिक वैधानिक कागजातों के साथ, और विजय के खिलाफ सख्त धाराओं के लागू होने की सिफारिश की। उसे मालूम था कि सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक पैटर्न है जिसे अब तोड़ना जरूरी है, क्योंकि मामला केवल अपराध का नहीं रहकर सामाजिक एक बड़े प्रश्न में बदलता जा रहा था, ताकत के दुरुपयोग और नारी सुरक्षा का। रीना ने तय किया कि इसे कलेक्टर कार्यालय तक सीधे ले जाना होगा ताकि रामपुर प्रशासन पूरी तरह से इस पर संज्ञान ले। उसने सारी फाइल और सबूत संक्षेप में तैयार करवाकर कलेक्टर संजय कपूर को स्थिति से अवगत कराना उचित समझा। सुबह कागजों का फोल्डर हाथ में लिए रीना सीधे कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़ी। उसे पता था कि अब लड़ाई केवल एक इंस्पेक्टर के खिलाफ नहीं है, ये संदेश देने की लड़ाई है कि कानून के आगे हर कोई बराबर है, चाहे नाम बड़ा हो या पद ऊंचा। कलेक्टर संजय कपूर को सारी बातें विस्तार से बताने के लिए रीना ने दस्तावेज प्रस्तुत किए और ये स्पष्ट कर दिया कि वो मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष और कड़ी डीड डिढ़ाई से कार्यवाही की मांग कर रही है। रीना सिंह ने कलेक्टर संजय कपूर के चेंबर पर दस्तावेज रखकर सब कुछ बिना किसी नाटकीयता के विस्तार से बताया। घटनाओं का क्रम, गवाहों के बयान, मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज की प्रति और उन लड़कियों की लिखित शिकायतें जो डर के मारे पहले सामने नहीं आई थी। उसने हर वो बात सुस्पष्ट तरीके से रखी जो उसने खुद देखी, सुनी और रिकॉर्ड की थी। उसके शब्दों में थकान नहीं थी, केवल कर्तव्य के प्रति अटल इरादा और सत्य को सामने लाने की मजबूरी थी। संजय कपूर ने हर कागज ध्यान से पढ़ा, सीसीटीवी के फुटेज को कई बार देखा और गवाहों के बयान नोट किए। वो एक संवेदनशील और अनुशासित प्रशासक था। उसके चेहरे पर निर्णय की गंभीरता दिख रही थी। उसने रीना की पेशेवरता की तारीफ की और कहा, मैं इस मामले को सार्वजनिक रूप से उठाऊंगा और पूरी पारदर्शिता के साथ कार्यवाही करूंगा। संजय कपूर ने तुरंत आवश्यक निर्देश दिए। विजय चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश, गिरफ्तार करने के लिए सबूतों का संकलन और मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु एक मजिस्ट्रेट और मुलजिम की मौजूदगी में जांच की निगरानी। साथ ही उन्होंने पुलिस महानिदेशालय को भी सूचित कर दिया कि मामला संवेदनशील होने के कारण इसे प्राथमिकता देनी है। संजय कपूर ने महसूस किया कि ये मामला केवल एक व्यक्तिगत विवाद नहीं रहेगा, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा बन सकता है, जहां ताकत का दुरुपयोग और नारी सुरक्षा दोनों दांव पर है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि मामले को पारदर्शी तरीके से उठाया जाए।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी होगी जिसमें सभी तथ्यों और पुलिस कार्यवाही का ब्यौरा जनता के सामने रखा जाएगा। उन्होंने रीना से कहा, हम भ्रष्ट और ताकतवर प्रभाव से डरकर पीछे नहीं हट सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद सब कुछ बताऊंगा, तथ्य, कार्यवाही और आगे की प्रक्रिया। प्रेस मीटिंग की तैयारी तेजी से हुई। कलेक्टर कार्यालय ने प्रेस नोट जारी किया जिसमें घटना के सार, आरोपों और पुलिस कार्यवाही की रूपरेखा दी गई। उसी दिन शाम तक मीडिया हॉल में सीटें भर गईं। स्थानीय चैनल, अखबारों के रिपोर्टर और सोशल मीडिया पर सक्रिय पत्रकार लोग उत्सुक थे। रीना को भी बुलाया जाए ताकि वो मामले की पेशेवर रूपरेखा रख सके और टेक्निकल सवालों का जवाब दे सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन हॉल में सन्नाटा और उत्कट उत्सुकता दोनों थी। कैमरे झिलमिला रहे थे, रिपोर्टर नोट्स कर रहे थे और एक बड़ी स्क्रीन पर घटना के फुटेज के अंश दिखाई देने लगे। उन फुटेज में विजय मिश्रा की घुसपैठ, पूर्ण हरकतें और रीना द्वारा आत्मरक्षा की स्थिति स्पष्ट दिख रही थी। कलेक्टर ने क्रमवार तथ्यों का हवाला दिया, पहले पब्लिक प्लेस पर छेड़छाड़, फिर हाथ उठाना, रीना की स्वाभाविक आत्मरक्षा और बाद में विजय के खिलाफ मिलने वाले अनुचित व्यवहार जैसी धाराएं शामिल थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तुरंत विजय के खिलाफ गिरफ्तारी के कदमों को मंजूरी दे दी। विकास राय, जो डीएसपी के रूप में पद पर थे, अचानक से सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव में फंस गए। सरकार ने देखा कि मामला कितनी तेजी से भड़क रहा है। पुलिस महानिदेशालय ने भी संज्ञान लिया और उच्च स्तर पर जांच का आदेश दे दिया गया ताकि किसी भी तरह की गलत छवि से बचा जा सके। विकास राय ने बढ़ते प्रभाव और बढ़ते दबाव को महसूस किया। पार्टी के भीतर और जनता के बीच उनकी स्थिति कमजोर पड़ने लगी। सरकार ने विकास राय को भी समुचित कार्यवाही के संकेत दिए। विकास को किसी भी तरह के दमन से बचाने के लिए सरकार ने उन्हें अस्थायी रूप से पद से हटाने का सुझाव दिया ताकि जांच निष्पक्ष हो और जनता का भरोसा बना रहे। कलेक्टर और पुलिस ने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी शैडो प्रक्रिया ना चले। अगर विकास राय ने भी अपने पद का दुरुपयोग किया हो तो उसे भी नियमों के अनुरूप देखा जाएगा। मामले की स्वतंत्र जांच का आदेश जारी हुआ जिसमें सीबीआई लेवल के निरीक्षक और मजिस्ट्रेट की निगरानी रखी गई। जांच के आगे बढ़ने के साथ ही और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। स्थानीय स्तर पर कई और शिकायतें मिली जिनमें कहा गया कि विजय ने सत्ता का इस्तेमाल कर कई बार महिलाओं को धमकाया और उन्हें शर्मिंदा किया। कई गुहारें जो पहले दबती रहीं अब खुलकर आईं। इन सब प्रमाणों को मिलाकर रामपुर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के समन्वय में विकास राय को अस्थायी निलंबन का सामना करना पड़ा। उन्हें डीएसपी पद से हटा दिया गया और उन पर भी जांच जारी रखी गई। विजय मिश्रा को कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। समाज में ये संदेश साफ हो गया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका नाम कितना भी ऊंचा हो, कानून से ऊपर नहीं है। कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी रही और साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष ने मामला मजबूत ढंग से पेश किया। रीना के लिए ये कोई जीत हार की बात नहीं थी, उसका मकसद सिर्फ न्याय था, न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए जिन्होंने ताकतवरों के डर से आवाज़ उठाई ही नहीं। प्रेस और जनता ने भी देखा कि किस तरह पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा से काम लेने पर बड़े बड़े दबावों को अपना सही मुकाम दिखाया जा सकता है। रीना अपने काम पर लौट आई, पर बदलाव की लहर जो उन्होंने शुरू की थी, सड़कों पर, थानों में और अफसरशाही में महसूस की जा सकती थी। जनता को अब थोड़ी और हिम्मत मिली थी कि वे भी अपनी आवाज़ उठा सकी और यही वो सच्चा परिवर्तन था जिसकी रीना ने लड़ाई लड़ी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि निडर होकर कर्तव्य निभाना, कानून पर भरोसा रखना और पारदर्शिता बनाए रखना ही किसी भी दबाव या संरक्षण को तोड़कर न्याय की स्थापना कर सकता है। हमें हर गलत करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए ताकि जुल्म करने वाले जुल्म करने से पहले 100 बार सोचे। दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया